हेलो दोस्त, जय हिंद एवरीबॉडी। यूसीआई डिजिटल एग्ज़ाम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के यूसीआई डिजिटल अपना एक अहम भूमिका निभा रहा है आप लोगों के लिए, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सबसे अधिक से अधिक वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये आपका चैनल है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानना मेरे भाई, ठीक है। हज़ारों कदमों की दूरी पहले कदम से स्टार्ट होती है। ये विशेष याद रखिएगा, हज़ारों कदमों की दूरी पहले कदम से स्टार्ट होती है। असफलताएं दिल के इरादों को आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। जितनी बड़ी मुसीबत होती है ना, संघर्ष जितना बड़ा होता है, याद रखिएगा, ये मेरी ओर से है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि संघर्ष जितना बड़ा होता है ना, जीत उतनी ही शानदार होती है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था। उदारवादियों की बात हो रही है, जो लिबरल थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं हो रही है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था। ए ऑप्शन है आपका, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए विल बी राइट आंसर। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा। ये उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था, ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो हमारे भारत देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक सभी तरह से निचोड़ रहे थे हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को। हमारे सिख, बुद्ध, यानी जितने भी धर्म है, हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी धर्म है, सभी का शोषण कर रहे थे। कौन? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। और इनकी मेन भूमिका थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ये भारत देश में इनकी पॉलिसी थी। तो यानी कि जो उदारवादी थे, इनका सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। तो ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदे का ज्ञान है। दोस्तों, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद निर्वाचित किए गए थे। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पर कैपिटा इनकम निकाली थी, पर ईयर 20 रुपये, 1867 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी ने INU का नाम, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें लिखी, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और सेकंड किताब है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। और इसी लेख में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिशर्स लोग हमारे हिंदुस्तान को शोषणपरक नीतियों के साथ कैसे निचोड़ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए, दादा भाई नौरोजी। ये उदारवादी नेता थे, ठीक है। SN बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, बहुत अच्छा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। बताइए, कितनी बड़ी बात है। ब्रिटिशर्स लोग 1 लाख गोराओं ने 37 करोड़ लोगों पर शासन किया। शर्म आना चाहिए हम लोगों को। 1 लाख गोराओं ने, 1 लाख फिरंगियों ने, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को, ठीक है। 1 लाख गोराओं ने मेरे भाई 37 करोड़, 1 लाख गोराओं ने, 1 लाख अंग्रेजों ने मेरे भाई, कितनी बड़ी बात है, 1 लाख अंग्रेजों ने 37 करोड़ लोगों पर शासन किया। कितनी विडंबना की बात है। अरे एक बार तलवार उठा लिए होते, 37 करोड़ में से 1 करोड़ नहीं तबाही मचा दिए होते, है ना। लेकिन हर व्यक्ति अपने लिए लड़ रहा था, अपने लिए, ठीक है ना। अपनों के लिए नहीं लड़ा, अपने लिए लड़ा। अरे अपने लड़िए तो दुनिया लड़ लेती है भाई, अपनों के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो, ये मेन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लॉर्ड एल्गिन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड डफरिन, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, तो लॉर्ड डफरिन हमारे भारत देश के गवर्नर जनरल थे।
लॉर्ड डफरिन हमारे भारत के गवर्नर थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि उन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन इसलिए फेमस है भारत देश में। और बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और मरियम मेरी के द्वारा रद्द कर दिया गया था और राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। तो भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है वो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बनी थी और दिल्ली से नई दिल्ली जो राजधानी है वो 1931 ईस्वी को बनी थी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन। इन्होंने कहा था कि किसने भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानिया के वजह में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियां के बजाय पत्थर मिले। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ये उग्रवादी नेता थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और आपके अरविंद घोष, ये वो नेता थे जिनका मानना था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि एक हाथ के बदले दोनों हाथ काट दो, एक आंख के बदले दोनों आंखें निकाल लो, एक के बदले 2 को मारो। ये इनका कॉन्सेप्ट था। जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह अपने घर से बाहर निकलते थे ना तो अंग्रेजों के दरवाजे बंद हो जाते थे। इतना खौफ था इनका, क्योंकि दे वर एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो लाला लाजपत राय भारतीय इतिहास में लाल बाल पाल त्रिगुट मतलब गुट में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1920 ईस्वी में। ये एकमात्र व्यक्ति है लाल बाल पाल में जो बनते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक, ठीक है। शिवाजी और मराठा महोत्सव, शिवाजी महोत्सव के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और आपका गणेश महोत्सव के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। मराठा इन्होंने समाचार पत्र निकाला था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, और केसरी मराठी भाषा में निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अरविंद घोष, अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में अरविंद घोष पवनर आश्रम में एक संत बन जाते हैं। और जब इन्होंने कहा कि जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और जब संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। हमारा देश देवादिदेव महादेव की भूमि है। हमारा देश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, जहाँ पर 16 कलाओं के ज्ञाता भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे देश की पावन भूमि पर हम लोगों ने जन्म लिया। हमें सौभाग्य मेरे भाई, हमारा सौभाग्य, हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, याद रखिएगा। अरविंद घोष, पवनर आश्रम इनका आश्रम है अरविंद घोष। और अरविंद घोष ने एक किताब लिखी है, वो आपको याद रखना है, लाइफ डिवाइन। आपकी एग्जाम में एक सवाल आता है कि लाइफ डिवाइन किताब किसने लिखी है? लाइफ डिवाइन किताब किसने लिखी है, ये आपकी एग्जाम में सवाल आता है, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन किसने लिखी है किताब। और एक क्वेश्चन आता है डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो आपके हैं शिवानंद। कौन है? शिवानंद। ये डिवाइन लाइफ के लेखक हैं, ठीक है, ये डिवाइन लाइफ के लेखक है। एक आती है आपकी डिवाइन कॉमेडी, एक आती है आपकी डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। दोस्तों याद रखिएगा, डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक हैं वो हैं आपके दांते। कौन है? दांते। और एक है आपका इंडिया डिवाइडेड। एक कौन सी किताब है? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो हैं ये हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखने हैं। बहुत पूछा जाता है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो लाइफ डिवाइन के लेखक हैं आपके अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ के लेखक है आपके शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक आपके शिवानंद है। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं आपके दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? आपके दांते हैं। और इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आपको ये विशेष याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे करके कुछ
करके चुप होते रहे तो हम कभी अपने प्रयासों में सफल नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये कथन जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी नेता थे, लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे। इनका कहना था कि हम वर्ष में अगर एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो वो याद रखिएगा, वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक को जब 1897 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था तो राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु, और जो गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी के रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक गुरु थे, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एम.जी. रानाडे के गुरु माने जाते हैं आपके स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस के गुरु माने जाते हैं उनकी पत्नी शारदा देवी। ठीक है, चलिए मदन मोहन मालवीय। दोस्तों महामना मदन मोहन मालवीय का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय इतिहास में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो वो है आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष ने की थी। दोस्तों अरविंद घोष को अरविंदो के नाम से भी जाना जाता है। इनका आश्रम है पवनार आश्रम। आपकी एग्जाम में आ सकता है कि पवनार आश्रम किससे संबंधित है? तो अरविंद घोष से है। दोस्तों आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, बी राघवाचारी और सैयद अहमद खान। इसका सही आंसर होगा आपका ए अरविंद घोष। अरविंद घोष विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष? मद्रास महाजन सभा स्थापना 1884 में की गई थी। दोस्तों मद्रास जो है 1996 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया है। 1996 ईस्वी में, दोस्तों याद रखिएगा, 1996 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई कर दिया गया है। और चेन्नई जो है आपकी तमिलनाडु की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु। ये आपको विशेष याद रखना है, ये तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, चेन्नई। और ये मद्रास था। मद्रास को फ्रांसिस डे ने पट्टे पर लिया था, पुर्तगाली थे, फ्रांसिस डे ने पट्टे पर लिया था, मतलब किराए पर लिया था। ठीक है, तो मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। फ्रांसिस डे वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि 1510 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका 1884 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ओहो, कितना प्यारा सवाल है। इसका सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम में दो धर्म होते हैं, एक शिया होता है, एक सुन्नी था। तो ये 5 वक्त की नमाज अदा करते थे। जजिया, जकात, खुम्स, खराज नामक कर दिया करते थे। ठीक है, आप देखें तो भारत देश में जो औरंगजेब हैं इन्होंने पुनः जजिया कर लगा दिया था 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर। जजिया कर लगाने वाले व्यक्ति हैं कौन? आपके औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। इनका देहांत 1707 में हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मतलब लॉर्ड कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब कुरान शरीफ को बहुत मानता था, हदीस को बहुत मानता था, इजमा को बहुत मानता था, कयास को बहुत मानता था, शरीयत को बहुत मानता था। दोस्तों औरंगजेब जो है हदीस को मानता था, कुरान शरीफ को मानता था, कुरान शरीफ को मानता था। औरंगजेब कुरान शरीफ, हदीस, इजमा को मानता था, इजमा को मानता था, इजमा को मानता था, और कयास को मानता था, कयास को मानता था, शरीयत को मानता था, शरीयत को मानता था। ठीक है, जिहाद को मानता था, जिहाद को मानता था। औरंगजेब को मूर्ति भंजक कहा जाता है। औरंगजेब को मूर्ति भंजक कहा जाता है।
औरंगजेब को मूर्ति भंजक कहा जाता है। दोस्तों, औरंगजेब को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बिलीव राइट आंसर। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। दादा भाई नौरोजी को भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली थी 20 रुपया पर ईयर, ठीक है, 1867 ईस्वी में, ठीक है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। CR.C. दत्त, ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी बिलीव राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों, तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन बिलीव राइट आंसर होगा इसका। लॉर्ड डफरिन को जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। यह आपके एग्जाम में सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दिमाग की उपज मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम पहले INU था, इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन बाद में इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका रखा दादा भाई नौरोजी ने। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। ये लैटिन अमेरिकी वर्ड है, इसका मतलब होता है लोगों का समूह। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका लॉर्ड डफरिन सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।